जी हम अपने लेक्चर के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं, जिसमें हम अपने बिजनेस लॉ कैप 4 के टेस्ट नंबर 1 की डिस्कशन करेंगे। सबके पास टेस्ट है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो गया था क्लास में। अगर किसी के पास नज़र आ रहा है सबको, ये ठीक है, फॉन्ट साइज भी ओके, ठीक है, नहीं वो तो डेफिनेटली करना ही है। सबके पास है टेस्ट नंबर 1 सामने रखें। किसी को नज़र आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा वो भी सामने रखें, क्योंकि इनके पास नहीं है अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, वो भी इधर ही देखें। फिर चलें, फिर तैयार हैं, डिस्कशन की तरफ चलें। ठीक है, ये है कुछ इंस्ट्रक्शंस एग्जामिनीज के लिए, आप लोगों के लिए। ठीक है, ये तो वैसे डिस्कस हो गई हैं, आंसर ऑल 4 क्वेश्चंस। बिजनेस लॉ में हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है, यानी ये इसलिए है ऑल 4 क्वेश्चंस के प्रोफेशनल जो भी स्टडीज़ है वो सिलेक्टिव स्टडीज़ को डिस्करेज करती हैं। उसके बाद आंसर इन ब्लैक पेन ओनली, इसके साथ आप कंफर्टेबल होंगे। देखें 2-4 टेस्ट आप अटैम्प्ट करेंगे, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी, आपको लगेगा एक पेन है तो यार ये खूबसूरत नज़र नहीं आ रहा। जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ उसमें तो मैं डिफरेंट कलर यूज़ करता हूँ, रेड भी है, ब्लू भी है, ब्लैक भी है, तो वो बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन आई कैप में सिर्फ एक ही ब्लैक बॉल पॉइंट ही चलेगा आपका, दूसरा नहीं। मार्कर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि आपका टाइम ज़ाया होगा। 5 सेकंड 6 सेकंड खोलने में, फिर बंद करने में, फिर बॉल पॉइंट निकालने में वो नीचे गिर जाता है, और फिर यही करेंगे 3-4 मिनट 5 मिनट भी अगर इवन हमारे पेपर में ज़ाया हो गए तो ये भी बड़ा लॉस है, ये भी इर्रिपेरेबल लॉस है। तो हमने एक ही पेन के साथ यूज़ करना है, पूरा सेशन ये चलाएंगे तो फिर ईजी होगा। आगे जो है वो हमारा पेपर जो है हमें खुद अच्छा लगेगा। हाँ, अगर किसी की राइटिंग अच्छी है तो, अगर नहीं अच्छी तो भी राइटिंग के मार्क्स नहीं है। अगर होते तो मैं सारे पेपर पहले अटेम्प्ट में पास कर लेता। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कि ये भी हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। चलें जी, अब डिस्कशन की तरफ चलते हैं। ये अप्रोच तो हमने सीख ली कि हमने केस स्टडी को आइडेंटिफाई कैसे करना है, कि ये केस स्टडी का सवाल है, उसके बाद इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो डिस्कशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, X polished Y shoes without being asked by Y to do so. Y does not make any attempt to stop X from polishing the shoes. Is Y bound to make payment? ये रिप्रोडक्शन का सवाल है केस स्टडी का? नहीं, अभी तो हमने पढ़ा है कि केस स्टडी में तो वो कंप्लीट 2-3 पैराग्राफ देता है। हाँ जी, एग्जैक्टली, ज़रूरी नहीं है। अगर वो एक स्पेसिफिक केस को डिस्क्राइब करता है, उसमें पार्टीज भी इन्वॉल्व हैं, तो इसका मतलब ये केस स्टडी का सवाल है। इसमें हमने रिलेवेंट लीगल प्रोविजन कौन सी लिखनी है? जो हमने टेस्ट में लिखी वो इसलिए कि हमें पता नहीं था उससे पहले, अब तो हमें पता चल गया। अब हम इसको प्रैक्टिस ऐसे करेंगे कि हमारी केस स्टडी की जो अप्रोच है वो भी रिफाइन हो जाएगी। तो इसमें रिलेवेंट लीगल प्रोविजन कौन से बनेगी? एग्जैक्टली, एम्प्लॉयड ऑफ एक्सेप्टेंस और एम्प्लॉयड ऑफर। ठीक है, तो डिसीजन क्या है? इज वाई बाउंड टू मेक पेमेंट टू एक्स? ठीक है, और रिलेवेंट लीगल प्रोविजन में के बाद डिसीजन भी हो गया। अब बेसिस ऑफ डिसीजन में हमने क्या लिखना है? इसको हमने ठीक है, इसको हमने रिलेट करना है, पार्टी का नाम लिखना है कि बिल्कुल वाई जो है वो बाउंड है टू मेक पेमेंट। क्या? क्योंकि एम्प्लॉयड एक्सेप्टेंस जो है वो वैलिड ऑफर है। ठीक है, और अगर कंसिडरेशन है हमने एक्सेप्ट कर ली तो फिर हम बाउंड है टू मेक टू डू सो। अगर कोई भी कंसिडरेशन है हमने एक्सेप्ट कर ली है तो उसके बाद जो है हमने वो परफॉर्म करना है जो भी एक्ट है। ठीक है, ये ओके। बी की तरफ चलें। X Limited was appointed as an agent by Y Limited by an agreement. One of the clauses of the agreement provided this agreement is not entered into a formal or legal agreement, कि ये जो है ये तो कोई फॉर्मल या एग्रीमेंट हमारा नहीं हुआ, सो लिहाजा एंड शेल नॉट बी सब्जेक्ट टू लीगल जुरिसडिक्शन, यानी हम कोई भी हमें से पार्टी जो है वो कोर्ट में नहीं जा सकती, हमारे खिलाफ जो है वो कोई केस जो है वो प्रेजेंट नहीं कर सकती। क्या एग्रीमेंट वैलिड है ये? क्यों? अच्छा, ये ऐसा केस है जिसमें 2 पार्टीज बन जाती है, 2 ग्रुप्स होते हैं। एक वो कहते हैं कि ये केस है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, और जो दूसरी पार्टी है वो कहती है कि ये एग्रीमेंट नहीं हो तो हो गया ना, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वाला, इन नॉट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप वाला, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कि इसमें लीगल रिलेशनशिप की इंटेंशन नहीं है। तो क्या इसमें वो हमें बता रहा है स्पेसिफिकली कि ये दोनों जो है वो आपस में ये एग्री कर रहे हैं कि हम में से कोई भी पार्टी कोर्ट में नहीं जाएगी? ये कमर्शियल कहाँ से है? कहाँ से आपको लग रहा है कि कमर्शियल एग्रीमेंट है? कहीं पे लिखा हुआ है? वो है तो लिमिटेड, दोनों कंपनीज जो है आपस में एग्री कर रही है। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स को लग रहा है कि ये
कितने स्टूडेंट्स को लग रहा है ये एग्रीमेंट इन द स्टेट ऑफ ट्रेड है? नहीं है, सॉरी लीगल प्रोसीडिंग है। हाइब्रिड में वहाँ पे किसी को भी नहीं लग रहा है, ठीक है। और कितने को लग रहा है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है? बाकी ठीक है। देखें, ये मुझे लग रहा है ये केस जो है ये है कि एग्रीमेंट इन द स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। और उसकी रीज़न क्या है? कोई जस्टिफाई इसको कर सकता है कि क्यों? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ हाँ, ये भी हो सकता है कि मैं सोल्यूशन देख के पढ़ रहा हूँ। आपके पास में सोल्यूशन है? ठीक है, फिर आप सही हैं क्योंकि सोल्यूशन वाले सही हैं। हाँ ठीक है। देखें, अगर ये एग्रीमेंट इंटेंशन नॉट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप के एग्रीमेंट का ये होता तो फिर ये पूरा ही वाइड होना था, ये कम्प्लीटली वाइड होना था। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है कि ये कोई भी बंदा जो है वो कोर्ट में नहीं जा सकता, तो ये वाइड है, ठीक है ना। कोई सवाल इसमें? मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको सही तरह से एक्सप्लेन करूं, अगर मैं नहीं कर पा रहा तो। हाँ जी, मैं कोशिश ही कर सकता हूँ। सी, X wrote to Y his would be son in law that his daughter would have a share of what the left after। ठीक है, इसको छोड़ें, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। एक दो स्टेटमेंट जो है मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट में वैलिड ऑफर है और किस केस में वैलिड ऑफर नहीं है। लेट सपोज एक शख्स दूसरे से कहता है कि आप मेरी बेटी से शादी करोगे तो फिर मैं बेटी के नाम अब ये बंगला जो है वो ट्रांसफ़र करूँगा। पहली स्टेटमेंट ये होगी, ठीक है। नहीं, क्वेश्चन भी सही। अच्छा, दूसरी स्टेटमेंट ये है कि मेरी बेटी के शादी के बाद, जब मेरी बेटी की शादी हो जाएगी फिर मैं उसके नाम बंगला करूँगा ट्रांसफ़र। पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट ऑफर क्यों नहीं है? नहीं, दूसरी स्टेटमेंट में जो है वो तो पार्टीज दो है ही नहीं। उसमें तो अगर दो पार्टी होती तो वो बाप और बेटी है। सन इन लॉ जो है वो कहाँ से आ गया कि वो कहे कि सर आपने ये एग्री किया था, सो आप जो है इनके नाम बंगला ट्रांसफ़र करें अब, या गाड़ी इनके नाम ट्रांसफ़र करें। पहले केस में तो वो कह रहे हैं ना, उनसे खुद मुखातिब है कि अगर आप शादी करते हो तो फिर मैं इनके नाम ट्रांसफ़र करूँगा, जबकि दूसरे केस में कह रहा है जब इसकी शादी हो जाएगी तो फिर मैं इनके नाम ट्रांसफ़र करूँगा। इसमें तो वो उसके साथ एग्री नहीं कर रहा, वो खुद बस ये इंटेंशन है, ये इंटेंशन है, ये सिर्फ वो बता रहा है, और इंटेंशन जो है वो वैलिड ऑफर नहीं है जी। इसमें वो कह रहा है कि एक्स ने वाई को लिखा हिज वुड बी सन इन लॉ दैट हिज डॉटर वुड हैव अ शेयर ऑफ व्हाट ही लेफ्ट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ, कि उसके वाइफ के बाद उसके जितने भी शेयर्स होंगे वो उसकी बेटी के नाम ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। जी, एक्स फादर होगा, वाई जो है वो दूसरे पार्टी। नहीं, ये वैलिड ऑफर नहीं है ना कि उसके बेटे, ये एग्री नहीं हुआ अभी, ये एग्री नहीं हुआ कि ये डेथ ठीक है सर्टन है, लेकिन उनके बीच में ये एग्री नहीं हुआ। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, वो बता रहे हैं कि ठीक है मैं ट्रांसफ़र करूंगा, ऑफर नहीं कर रहा वो। कम्युनिकेशन तो है लेकिन वो रिटर्न में वो ये नहीं है, वो कह रहा है कि ठीक है मैं जब वो ऐसे होगा तो फिर मैं ये काम करूंगा। ये सिर्फ उसकी इंटेंशन है कि वो ये मैंने करना है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं, इसको सर पे डिस्कस करेंगे बाद में, इसको करेंगे। ठीक है। ठीक है, ये बाद में सर डिस्कस करेंगे, बाद में सर खुद डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। डी, मिस्टर एक्स एंड मिसेस हायर्ड अ रूम इन अ होटल फॉर अ वीक। When they entered the room, they found a notice on the wall disclaiming the owner liability of damage, loss or theft of articles। अच्छा, जब आप होटल में जाते हैं तो पहले पेपर साइन करवाते हैं या पहले स्टे करते हैं उसके बाद जो है वो पेपर साइन होता है? पहले साइन करते हैं ना, उसके बाद जाते हैं स्टे करते हैं। अब इस केस में वो कह रहे हैं कि उन्होंने उनके पेपर साइन कर लिए, फिर वो जब कमरे के अंदर गए तो उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ था कि किसी भी थेफ्ट या लॉस की सूरत में इंतजामिया जिम्मेदार नहीं होगी। सम ऑफ देयर आइटम्स वर स्टोलन,
डिस्कस द लीगल पोजीशन। क्यों, इनकी क्या लायबिलिटी होगी कि नहीं? क्या होटल की इंतजामिया जो है वो जिम्मेदार है? क्यों? लीगल प्रोविजन कौन सी बनेगी? लीगल प्रोविजन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स है ये। क्या इस केस में होटल की इंतजामिया जिम्मेदार है? अगर है तो क्यों? ये कौन सा केस है? एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। इसमें देखिए कि कस्टमर का और होटल की जो मैनेजमेंट है उसके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ? जिस वक्त उन्होंने पेपर साइन किया काउंटर के ऊपर। रूम में कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद गए थे पहले गए? कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन पहले साइन हो चुके थे। क्या कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन जिस वक्त साइन जी? अच्छा, क्वेश्चन ये है कि क्या जिस वक्त, भाई अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? स्लो चले। जिस वक्त होटल वालों के साथ एग्रीमेंट हुआ, क्या उस वक्त टर्म्स एंड कंडीशन ये कम्युनिकेट की गई थी कि भाईजान चोरी हुई ना तो हम जिम्मेदार नहीं है? उस वक्त नहीं कम्युनिकेट हुई थी। इसका मतलब है जिस वक्त एग्रीमेंट हुआ उस वक्त ऐसी कोई चीज कम्युनिकेट, एग्रीमेंट होने के बाद कहा गया पार्टीज को कि अगर चीज गुम हुई तो जिम्मेदार। मुझे बताइए, एक दो पार्टीज के दरमियान में अगर एग्रीमेंट हो जाए तो क्या उसके बाद उसमें एक पार्टी अपनी मर्जी से वेरिएशन कर सकती है? नहीं कर सकती। तो यहां पे देखिए, चूंकि टर्म्स एंड, देखिए ऑफर की कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती है, लेकिन हमने पता है जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आपने स्पेशल ऐड करनी है ना, वो ऑफर के साथ कम्युनिकेट करनी है। एक दफा एग्रीमेंट हो गया उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन वेरी नहीं हो सकती। होटल मैनेजमेंट को क्या चाहिए था? जिस वक्त रूम दे रहे थे ना, वहां पे उस वक्त कम्युनिकेट करते कि चोरी चिकारी की जिम्मेदारी हम पे नहीं होगी। उस वक्त उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कम्युनिकेट किया। तो अब इसका मतलब है, अब अगर कोई चीज चोरी होती है तो कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से होटल की इंतजामिया जिम्मेदार है कि नहीं? बिल्कुल जिम्मेदार। अच्छा, कौन सा केस होता तो होटल की इंतजामिया जिम्मेदार ना होती? अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में ही कम्युनिकेट कर देते। और प्रैक्टिकली पता क्या होता है, जब आप कभी आरडी जाएंगे ना इस्लामाबाद के होटल में, वो आपसे जो साइन करवाएंगे ना, उसके ऊपर ही कंडीशन में रिटर्न फॉर्म में लिखा होता है कि आप अपने सामान की खुद हिफाजत कीजिए, चोरी चिकारी के केस में इंतजामिया जिम्मेदार नहीं होगी। तो इसका मतलब है इस केस में होटल की इंतजामिया जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंडीशंस एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेट नहीं किए थे। ठीक है, सी वाला पार्ट, हाँ सी वाला सुन लें। अच्छा, मैं अगर सोच रहा हूं मैं जब अमीर बन जाऊंगा, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊंगा तो मरी सैर करने को जाऊंगा, ये मैं खुद से मैं अपने भाई के साथ मरी सैर करने को जाऊंगा, ये मैं सोच रहा हूं। अब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, मैं अमीर बन गया, मैं भाई के साथ मरी सैर करने को नहीं जा रहा, और ये आके कहते हैं सर जी आपने कहा था कि जब आप अमीर हो जाएंगे तो भाई के साथ सैर करने को जाएंगे, मरी गए क्यों नहीं? मैं क्या कहूंगा? भाई तुम मामा लगते हो, और तुम्हारे से थोड़ी कहा था, वो तो मेरा अपना इरादा था, वो तो मैंने खुद से कहा था, वो तो मैं जानूं या मेरा भाई जाने, इवन भाई के भी सामने नहीं मैंने कहा, वो तो मैंने खुद से इरादा जाहिर किया कि मैं जब अमीर हो जाऊं। आप भी सोचते होंगे जब मैं अमीर हो जाऊं घर वालों को ये कर लेके दूंगा, घर वालों को वो लेके दूंगा, ठीक है? तो लेकिन वो तो आपका अपना इरादा है ना, वो चाहे आपका इरादा बाआवाज बुलंद क्यों ना कहें। बाजू का अक्सर हम सोचते हैं कि हम ये कहा, बाजू का बाआवाज बुलंद भी कहते हैं, लेकिन वो कभी ऑफर बनती है? अगर ऑफर बनती है तो किसको ऑफर की? किसी ने एक्सेप्ट की? इस केस में मुझे बताइए, उसने कहा कि एक्स रोड वाई के जो मेरा सन इन लॉ होगा, भाई वाई सन इन लॉ है क्या? नहीं, एक्स टू वाई हिज वुड बी, जो उसका सन इन लॉ होगा। अच्छा, हिज वुड बी यानी कि जो होने जा रहा है, दैट हिज डॉटर वुड है, वाई है उसका होने वाला दामाद। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ये उसे एक्सप्लेन कर रहा है वाई को। एक्स ने वाई को लिखा क्या कि मेरी डॉटर जो है वो मेरी वाइफ के मरने के बाद मालिक होगी। क्वेश्चन ये है कि क्या उसने ये कहा कि अगर तुम मेरी बेटी से शादी करोगे तो मैं तुम्हें इतनी प्रॉपर्टी दूंगा? ये होती है ऑफर, जब हम किसी स्पेसिफिक पार्टी को करते हैं ऑफर। मुझे बताइए, क्या इसमें एक्स ने वाई को ऑफर किया है कि अपना इरादा बताया? इरादा बताया। तो ये इंटेंशन है, ये वैलिड ऑफर नहीं है। वैलिड ऑफर कब होती? अगर वो अल्फाज इस तरह के होते, बाकी सारा यही होता अल्फाज, इफ यू मैरी माई डॉटर, इफ यू मैरी माई डॉटर देन आई वुड ट्रांसफर शेयर टू यू। उस सूरत में ये वैलिड ऑफर होती, इन अल्फाज के साथ ये वैलिड ऑफर नहीं है। क्लियर होगी ये बात? चलिए शाबाश, आगे चलें। शाबाश शाबाश, सही जा रहे। टाइम अभी है, कोई बात नहीं, 10 मिनट ऐसा भी बैठने की मर्जी नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं।
जी पार्ट ई की तरफ चलते हैं। डी अ माइनर बोरोड अ सम फ्रॉम एम। डी जो है वो माइनर है, उसने एम से कर्जा लिया बाय एग्जीक्यूटिंग अ मॉर्गेजेस। मॉर्गेज कहते हैं लोन एग्रीमेंट को, यानी अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई और कर्जा ले लिया ऑफ हिज प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ एम। बाद में डी सूट फॉर सेटिंग असाइड द मॉर्गेज। इज मॉर्गेज वैलिड? क्या ये मॉर्गेज वैलिड है? ये क्योंकि एग्रीमेंट जो है वो माइनर के साथ है और हर एग्रीमेंट इज अगेंस्ट माइनर जो है वो वॉइड है। कैन एम रिकवर द सम एडवांस टू माइनर? अच्छा, फिर मेरा एक सवाल है, अगर उसके पास जो है वो पैसे पड़े हुए तो फिर नहीं कर सकता। अगर उसकी प्रॉपर्टी जो है वो उसमें से नहीं ले सकता उसे? नहीं, उसकी प्रॉपर्टी भी तो उसके पास होगी। लेट्स सपोज उसके पास बाइक है, अगर उस पैसों से उसने जो है वो प्रॉपर्टी परचेज की है तो फिर वो जो है वो रिकवर करवा सकता है, अदरवाइज वो नहीं रिकवर करवा सकता। ये नेसेसिटीज वाला केस नहीं है। नेसेसिटी वाला केस भी तो हो सकता है कि उसने जो उसके पास लेट सपोज कोई एसेट पड़ा होता है, उसने जो है वो दे दिया और कुछ पैसे ले लिए, उसको ज़रूरत भी हो सकती है। नहीं, उसने मेंशन नहीं किया। नेसेसिटीज वाला अगर केस होता है तो वो प्रॉपर्ली मेंशन करेगा कि ये नेसेसिटीज सप्लाइड है माइनर को, तो फिर वो रीजनेबल अमाउंट उसमें पे रिकवर करवा सकता है। अच्छा, इसमें ये लाइन लिखी हुई थी, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट रेलिवेंट लीगल प्रोविजन इन दिस क्वेश्चन। आपने इसको इग्नोर किया, क्या होगा? क्योंकि आपको तो पता ही नहीं था कि ये है क्या। सही किया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक्स एग्री टू सेल हिज प्रॉपर्टी वर्थ आर इज 1 मिलियन। इतना पागल है, एक 1 मिलियन की जो प्रॉपर्टी है वो 10,000 में सेल कर रहा है। एक्स मदर प्रूव्ड दैट एक्स वाज अ कंटिंजेंट इडियट केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजैक्शन। क्या ये सेल वैलिड है? क्यों? इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है। हाँ, अगर ये सवाल इधर तक होता तो फिर ठीक था कि ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है और ये सही है, लेकिन ये इसके बाद जो है वो कह रहा है कि ये इडियट है और एग्रीमेंट विद अनसाउंड माइंड इज वॉइड। ठीक है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा फिर? जो पार्टी इन्फोर्स करवाएगी इसके ऊपर है बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, जो इन्फोर्स करवाएगी वो नहीं लिखना था। ठीक है, वो बाय बर जो है वो इडियट है। 2 नंबर का सवाल है, इतना काफ़ी है कि ये वाइड है और क्यों वाइड है उन्हें ये भी बताना है। हाँ जी, नहीं लिखना, ठीक है। एक्स ओज वाई। बी की तरफ चलते हैं। 10,000 बट हिज डेट इज टाइम बार्ड। टाइम बार्ड डेट कौन सा होता है? जिसको 3 साल गुजर चुके हैं। ठीक है। इन अ बर्थडे पार्टी ऑफ जी हु इज अ फ्रेंड ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स प्रोमिसेस टू पे हिज डेट दिस डेट, लेटर एक्स रिफ्यूजेस टू वाई। बात उसने कहा कि भाई कोई पैसे नहीं है, जाओ। कैन वाई रिकवर द प्रॉमिस्ड अमाउंट फ्रॉम एक्स? तो करवा सकता है जब उसने कह दिया बर्थडे पार्टी पे कि भाई मैं राइटिंग में नहीं। हाँ जी, रिटन और सिग्नेचर नहीं है, सिग्नेचर नहीं। अच्छा, बर्थडे पार्टी नहीं, यहाँ से अगर कोई ये गुड्स होती तो फिर वो डिलीवर कर सकता है गुड्स, यानी अगर कोई कमर्शियल गुड है तो वो डिलीवर कर सकता है। यानी अगर यहाँ पे ये केस होता, मुझे वो एक्चुअली प्लेस जो है वो उसका कंसेप्ट जहन में आ गया कि ये बर्थडे पार्टी जो है क्या रीजनेबल प्लेस है ये गुड्स डिलीवर करने के लिए? नहीं, अगर वो गुड्स जो है वो कोई लेट सपोज गाड़ी है या कोई और चीज़ है तो वो नहीं करवा सकता। हाँ, अगर कोई पूल शूल है तो फिर जो है वो करवा सकता है, वो डिलीवर करवा सकता है, तो ये रीजनेबल प्लेस है उसके लिए। चलिए, ये क्लियर हो गया। एक्स ऑफर टू सेल अ पेंटिंग टू वाई which X knows is the copy of well-known masterpiece. फ्रॉड क्यों है? उससे क्या उसने खुद X ने बताया कि ये जो है आपने पढ़ा हुआ है फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन? नहीं, हमने पढ़ा हुआ है फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट। वाई थिंकिंग दैट द पेंटिंग इज द ओरिजिनल वन, ये ओरिजिनल है। वो वाई जो है उसने X ने नहीं बताया उसे कि ये ओरिजिनल है, इससे खुद पता चला है। Decided to buy at a very high price. Is this a valid contract? Legal relevant provision कौन सी होगी? नहीं, इसने तो उसने खुद नहीं कहा कि यार ये जो है, उसने भी नहीं बताया कि ये जो मास्टरपीस है ये इतने की इसकी प्राइस है, लेकिन वो खुद उसे वो कह रहा है कि ये इसे समझ रहा है कि ये तो बहुत हाई प्राइस की चीज़ है तो मैं इसे हाई प्राइस में परचेज कर लेता हूँ।
क्या सेलर के लिए ज़रूरी है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन देगा बायर को, या बायर को खुद देखना चाहिए? लेट द बायर अवेयर वाला कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा, ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना कि सेलर सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज नहीं करता। ये नहीं पढ़ा हुआ। चलें, इसका सोल्यूशन तो फिर अवेलेबल होगा, वो आपने पढ़ लिया होगा। तो इसलिए कह रहे हैं वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग का वर्ड है, इसलिए आप कह रहे हैं कि मिसरिप्रेजेंटेशन का। ये कुछ बच्चे समझते, जब आगे आप जाओगे तो आप कहोगे यार ये वाला कंसेप्ट जो है वो तो यूनिलेटरल मिस्टेक है, एक पार्टी को नहीं पता कि ये जो इन्फॉर्मेशन है और दूसरी पार्टी जो है वो छुपा रही है, तो आपको एक को तो पता नहीं है, दूसरी पार्टी छुपा रही है, तो ये तो या फ्रॉड है या मिसरिप्रेजेंटेशन है या मिस्टेक भी हो सकती है कि उसे नहीं पता। नहीं, उसके इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन दे वाई को, ये वाई को खुद पता होना चाहिए कि वो जो चीज़ ले रहा है वो ठीक है कि नहीं। वो चीज़ को देखेगा, आप जाते हो वो फ्रूट लेने तो एक एक फ्रूट उठा के देखते हो ना ये ख़राब तो नहीं है, या उसने जो रिप्रेजेंटेशन दे दी कि ये ठीक है सो बस ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं। प्रॉमिसेस टू पे RS 1 लाख इफ वाई सिक्योर हिम एम्प्लॉयमेंट इन द पब्लिक सर्विस। हम आपको वजीर आजम बना देंगे। एग्जैक्टली, सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस वर्ड है। If a father having 2 minor sons agreed to transfer his guardianship in favor of Mrs. Y and also agreed not to revoke the transfer, बाद में उसके खिलाफ केस करता है कि रिकवरी ऑफ द बॉयज डेट कि वो राइटफुल गार्डियन है उसके, तो क्या ये रिलेवेंट लीगल प्रोविजन इसकी क्या बनेगी? हाँ जी, पेरेंटल राइट्स के जितने भी एग्रीमेंट्स है वो वाइड है। अच्छा, ये हमने पब्लिक पॉलिसी में पढ़ा था ना इसकी एग्जाम्पल, ठीक है। Comment and legality and possibility of agreement in each of the following situation. Kamil and Raza agree that Kamil shall sell a house of Raza for 2 million. But if Raza uses it as a gambling house, Raza will pay RS 4 million for it. इसके हमने लीगलिटी बतानी है कि ये लीगल है या नहीं, और ये इन्फोर्सेबल, इसको इन्फोर्स करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते। कौन सा ये अल्टरनेट प्रोमिसेस वाला केस है या फर्स्ट लीगल एंड देन इलीगल वाला है? जी एग्जैक्टली, फर्स्ट लीगल एंड देन इलीगल। अच्छा, डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन में हमने क्या लिखना है कि लीगल पार्ट जो है वो इन्फोर्स करवा सकता है, और ये जो है गैम्बलिंग पर्पस के लिए जो यूज़ कर रहा है वो नहीं करवा सकता, ये वर्ड है। हमने ये भी बताना है उसे। A and B carried on business in a certain locality in Karachi. A promised to stop business in that locality if B pays him RS 100,000. A stopped its business but B did not pay him the promised money. Agreement in restraint of trade, और agreement in restraint of trade जो है वो वाइड है। बेसिस ऑफ डिसीजन में हमने पार्टी के नाम लिखने हैं और जो है अमाउंट वो भी मेंशन करनी है। A minor fraudulent represent to money lender that he was of full age and इसने जो नकली मूंछें वो लगवाई होंगी और उसे कहा होगा कि यार मैं तो बड़ा हो गया। एंड obtain a loan of RS 10,000. Has the money lender any right of action against the minor for the money lent? मुझे ये याद है क्योंकि 3-4 दिन जो है वो मैंने वहाँ पे ये लाइन लिखी हुई थी। 3-4 दिन लेंडर जो है वो माइनर से रिकवर नहीं करवा सकता, और ये इज अगेन माइनर जो है वो वर्ड है। ठीक है, नहीं वो नहीं लिखा। चलें जी, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।